उस जमाने में मेरे पास कोई बैंक बैलेंस न था, बल्कि उस वक्त तक मैंने सिरे से कोई बैंक अकाउंट ही ना खोला था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मेरा कायदा था कि मैं पहली तारीख को अपनी तनख्वाह नकद वसूल करता था। कुछ पैसे माँ जी को जम्मू भेज देता था और बाकी रकम महीने के आखिर तक ठिकाने लगा देता था। अब जो मैंने देखा कि घर में 2-2.5 दर्जन मेहमान और बटुए में सिर्फ 16 रुपए मौजूद हैं, तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मेरा वाहिद असासा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो चंद साल कबल मैंने भागलपुर में खरीदी थी। इंश्योरेंस एजेंट मशहूर कांग्रेसी लीडर और बाद में भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बेटा था। जो पॉलिसियां उसके जरिए ली जाती थी वो उन पर तोहफतन अपने वालिद के ऑटोग्राफ का टैग भी जरूर चस्पा किया करता था। मैं अपनी पॉलिसी लेकर कराची ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर गया और मैनेजर से कहा कि वाजिबुल अदा रकम वसूल करके मैं बीमा पॉलिसी से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। हिंदू मैनेजर कांग्रेसी लीडरों का परस्तार नजर आता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑटोग्राफ देखकर वो वफूरे अकीदत से बौखला गया। उसने मुझे समझाया कि इस ऑटोग्राफ की वजह से ये पॉलिसी एक तारीखी हैसियत रखती है। 30 बरस बाद जब ये पॉलिसी वाजिबुल अदा होगी तो अपने ऑटोग्राफ की वजह से इसका शुमार बेशबहा नवादरात में होगा और यकीनी तौर पर इसकी असली कीमत इसकी उर्फी कीमत से कई गुना ज्यादा पड़ेगी। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं ये बीमा पॉलिसी संभाल कर अपने पास रखूं और इससे दस्तबरदारी का ख्याल दिल से निकाल दूं। मैंने मैनेजर की कारोबारी फरासत की तारीफ की, लेकिन दस्तबरदारी के इरादे पर मुस्तकिल मिजाजी से अड़ा रहा। कुछ मजीद रद्दोगद के बाद मैनेजर ने हिसाब जोड़ा और पॉलिसी वापस लेकर मुझे 3,700 रुपए अदा कर दिए। ये गिना कदर रकम हाथ में आते ही तही दस्ती के लम्हात की याद काफूर की तरह उड़ गई और मेरा दिमाग असर नौ आसमान से बातें करने लगा। मेरा जी चाहता था कि कहीं से कोई सस्ती सी सेकंड हैंड मोटर कार मिल जाए तो बड़ा आराम नसीब हो। उड़ीसा में मेरे पास बड़ी स्मार्ट और बांकी स्पोर्ट कार थी। कटक से रवानगी के वक्त सब ने यही जोर दिया कि मैं इसे फरोख्त कर दूं, क्योंकि फसादात की वजह से इसका रेल के जरिए पाकिस्तान पहुंचना अमरे महाल था। लेकिन उस कार के साथ कुछ ऐसी खुशगवार यादें वाबस्ता थीं कि उसे बेचने पर दिल रजामंद ना हुआ और मैंने उसे रेल की एक बोगी में मुकफ्फल करके अल्लाह तवक्कल कराची के लिए बुक करवा दिया। ये बोगी किसी न किसी तरह जालंधर तक तो जरूर पहुंची, लेकिन वहां पर किसी साहिबे ज़ौक़ की नजरे इंतखाब इस पर पड़ गई और उसने कार को रेलगाड़ी से उतार लिया। अब कराची में पैदल जूतियां चटखाते चटखाते तबीयत उकताने लगी थी। जब इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे जेब में आ गए तो दबी दबी उकताहट का ये एहसास आनन फानन शदीद तकान और मांदगी में तब्दील हो गया और कार खरीदने की ख्वाहिश ने दिल को बुरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया। अब कार के खरीदार की हैसियत से मैंने कराची पर निगाह डाली तो सड़क पर चलने वाली हर दूसरी या तीसरी कार बिकने के लिए तैयार थी, क्योंकि बंबई जाने वाले बहुत से हिंदू हवाई जहाज या समुद्री जहाज पर सवार होने से पहले आखिरी चीज अपनी कार फरोख्त किया करते थे। एक ऐसे ही खुश पोशाक चर्ब जुबान हिंदू नौजवान मिस्टर वडवानी से मेरी मुलाकात सरे राह हो गई। उसके पास 15-20 साल पुरानी शेवरलेट कार थी, जिसे वो शाम के जहाज पर सवार होने से पहले फरोख्त करने की उजलत में था। उसने अपनी कार की मदह में रत्बुल लिसान होकर ऐसे ऐसे गीत गाए और साल साल से उसकी बेऐब खिदमत गुजारी और बेलौस वफादारी के इतने किस्से सुनाए कि मुझे एक गूना अफसोस होने लगा कि ये शख्स अपनी इस कदर महबूब और कारामद शय को बअमरे मजबूरी पीछे छोड़कर जा रहा है। मैंने मिस्टर वडवानी से कीमत के मुतालिक इस्तफसार किया तो उन्होंने दोनों हाथ अपने कानों से लगाकर बड़ा तौबा तला किया और कसम खाई कि वो अपनी महबूब कार की कीमत लगाने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। उसकी नजर में ये कार बिल्कुल अनमोल थी और ना ही वो पैसा कमाने के लिए उसे बेचना चाहता था। वो तो बस एक ऐसे कदरदान की तलाश में था जिसे सपुर्द करके उसे ये इत्मीनान हो कि उसकी चहीती मोटर कार वाकई सही हाथों में पहुंच गई है। किसी वजह से उसे ये मेरे चेहरे पर कदरदानी की मोहर सबत नजर आई और मैं भी उसकी चर्ब जुबानी की चिकनाहट पर ऐसा फिसला कि 5,000 से शुरू करके 2,500 रुपए पर सौदा तय कर लिया। मिस्टर वडवानी ने मुझे अपने साथ कार में बिठाया और कदम कदम पर उसकी खुश रफ्तारी की तारीफ व तौसीफ करता हुआ मुझे हमारे घर ले आया। मैंने उसे 2,500 रुपया नकद अदा करके कार के कागजात वसूल किए और वो बड़ी गर्मजोशी से बगलगीर होकर रुखसत हो गया। मिस्टर वडवानी के जाने के बाद मैंने कार चलाने की कोशिश की तो उसने स्टार्ट होने से साफ इनकार कर दिया। अब ये उक़दा खुला कि इंजन स्टार्ट होने का वाहिद तरीका यह है कि 2-4 आदमी इसे काफी दूर तक धक्का दें। इंजन चालू होता था तो पहिए रुक जाते थे, पहिए हरकत में आते थे तो इंजन दम तोड़ देता था। गियर बदलना जुए शीर लाने से कम न था और ब्रेक कभी लगती थी कभी साफ मुकर जाती थी। मील 1.5 मील चलने के बाद पानी जोश में आकर उबलने लगता था और हॉर्न की जगह उसके दरवाजे और मडगार्ड बड़े जोर से बजते थे।
کار کی اگلی اور پچھلی بتیوں میں سے کوئی بھی کام نہ کرتی تھی اور کئی بار اندھیرے میں موٹر چلانے کے لیے ہم لوگ اس کے سامنے لالٹین جلا کر لٹکا لیا کرتے تھے۔ انہی دنوں چودھری غلام عباس صاحب شیخ عبداللہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کراچی آ کر وہ ہمارے ہاں ٹھہرے اور ٹیلی فون پر قائد اعظم کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ قائد اعظم نے انہیں اگلے روز لنچ پر مدعو کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر انہیں سواری کی ضرورت ہو تو گورنر جنرل ہاؤس کی کار انہیں لینے وقت پر آ جائے گی۔ چودھری صاحب ہمارے ہاں کار کھڑی دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ سواری کا انتظام ہے اور وہ خود ہی حاضر ہو جائیں گے۔ سواری کا جو انتظام موجود تھا اس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو وہ بولے، کوئی پرواہ نہیں، ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر سے روانہ ہو جائیں گے تاکہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ میں رہے۔ لنچ کا ٹائم 1:15 بجے تھا۔ ہم دھکا لگانے والی نفری کار میں بٹھا کر 12 بجے ہی روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے کار کا موڈ ٹھیک رہا اور ہم 12:30 بجے ہی گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ اے ڈی سی بڑا پریشان ہوا کہ چودھری صاحب اتنی جلدی کیوں آ گئے۔ چودھری صاحب نے اس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی گرمجوشی سے اے ڈی سی کے کمرے میں بیٹھ کر آدھ گھنٹہ انتظار کر لیں گے۔ انتظار کی بات نہیں، اے ڈی سی نے جواب دیا، قائد اعظم کا حکم ہے کہ جب چودھری صاحب تشریف لائیں تو وہ خود پورچ میں آ کر کار کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے، اس لیے فی الحال آپ واپس چلے جائیں اور ٹھیک 1:15 پر پورچ میں پہنچ جائیں۔ اس گفتگو کے دوران کار کا انجن بند ہو گیا۔ ہم نے دھکا دے کر اسے سٹارٹ کیا اور باہر آ کر گیٹ کے قریب ہی گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے رک گئے۔ سیکیورٹی والے بڑے مستعد تھے، وہ فوراً ہماری طرف لپکے اور وہاں رکنے کی وجہ پوچھی۔ ہم نے انہیں اصلی صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ حیران ہوئے کہ قائد اعظم کا معزز مہمان ایسی پھٹیچر کار پر سوار ہو کر گورنر جنرل ہاؤس آیا ہے۔ سیکیورٹی سٹاف کے کچھ لوگوں نے آ کر چودھری صاحب کے ساتھ عقیدتاً ہاتھ بھی ملائے۔ گورنر جنرل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس وقفہ انتظار کے دوران چودھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کا جو علاقہ آزاد ہو چکا ہے وہاں پر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے وہ میری خدمات حکومت پاکستان سے مستعار مانگنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ چودھری صاحب نے دراصل میرے منہ کی بات چھین لی، کیونکہ میں خود ان سے یہی درخواست کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں جتنی جلد آزاد کشمیر جا سکوں اسی قدر اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ وقت ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی کے کچھ سپاہیوں نے بڑی خوش دلی سے کار کو دھکا لگایا اور ہم بڑے زور و شور سے پھٹ پھٹ کرتے ٹھیک 1:15 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی پورچ میں جا رکے۔ عین اسی لمحے قائد اعظم بھی اندر سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے چودھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیا اور انہیں بازو سے تھام کر اندر لے گئے۔ ہم نے احتیاطاً کار کا انجن چالو کر رکھا تھا۔ اس کے شور شرابے میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ سنائی دیا، غلام عباس، I am really happy you are here۔